नमस्कार, मीडिया एग्ज़ाम्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम हरिशंकर सोनी है और मैं आईएमसी 2018-19 बैच से पास आउट हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं तो किस तरीके से जो एडमिशन प्रोसेस है उसको आपको आगे प्रोसीड करना है। तो ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत से डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आपको बहुत कुछ पूछना होता है और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है अभी तक, नाम नहीं आ पाया है तो आने के चांसेस उनको लग रहे हैं, तो उनके लिए भी हम बात करेंगे। उनके लिए तो ख़ास तौर पे मैं बात करने वाला हूँ। कट ऑफ भी आप सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या गई है, कैसे गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने अपना जो है काम कर लिया है। और पहले मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ था तो मैं वीडियो आपके लिए जल्दी नहीं ला पाया, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है और आप सोच समझ के आगे भी जो है डिसीजन ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम बेसिक चीज़ों के साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, पहले मैं वो दे देता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि जामिया का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। जामिया सभी डिपार्टमेंट्स का जो रिज़ल्ट है साथ में निकालने के लिए है, प्रयास कर रहा है, तो अभी उसमें और टाइम लग सकता है। बाकी होता उसमें यही है कि डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइम पे रिज़ल्ट आते रहते हैं, लेकिन अभी एक साथ आने की संभावना है, इसलिए ही शायद वो लेट हो रहा है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि 2022 के लिए प्रिपरेशन हमने स्टार्ट करवा दी है और इसमें काफ़ी कुछ डिस्कशन हो गया है और पढ़ने के लिए मटेरियल भी दिया जा चुका है। तो आप में से जो लोग 2022 के लिए प्रिपरेशन करने के इच्छुक हैं वो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले स्टोर से आप जो है मीडिया एग्ज़ाम्स नाम से हमारी जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरीके से है, क्या है, पहले कैसे होता था, इस बार क्या है और किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, लास्ट ईयर तो ऐसा था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो भेजने ही थे, ईमेल तो करनी ही होती है हमेशा से, लेकिन पेटीएम पर आपको सुविधा मिली थी कि आप वहाँ जाके अपनी जो ट्यूशन फीस है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इस बार फिर से पूरा ट्रेडिशनल तरीका आ गया है जो कि हमारे टाइम पे था, कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपके पास है, आपको आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई थॉट है, आपको वहाँ पे फीस सबमिट कर देनी है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट है, उससे रिलेटेड आईडी, जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसकी डिटेल है, अपना नाम है, कोर्स का नाम है, ये सब चीज़ें जो है आपको ईमेल करनी है। तो सेम तरीका वही है और इसमें लिखकर आपको दिया है कि इसमें आपको फ़ीस डिपॉजिट करने के बाद और कितनी फ़ीस, जो कि इसमें नीचे दी हुई है, ठीक है, यही फ़ीस होनी चाहिए, उससे कम नहीं कर देना 500 रुपये की, यार 500 कम कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। यही सेम फीस होनी चाहिए, 1 रुपया भी उसमें कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस अकाउंट पर करनी है, सेम डिटेल रखनी है। किसी भी तरह की मिस्टेक इसमें अगर होगी तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, सिलेक्शन भी आपका नहीं हो पाएगा, कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा उसके बाद। तो इस प्रोसेस को आपको बहुत ध्यान से करना है, हर एक चीज़ का ठीक से ध्यान देना है कि मैंने नंबर सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। और सही से आपको इसी ईमेल आईडी पे, देखिए ये जो ईमेल्स आईडी इनको ठीक से देखना है, ऐसे नहीं कि आपने सेंड ही नहीं किया, अपनी ओर से आपने सेंड किया था, आपको ध्यान में सेंड कर दिया लेकिन वो सेंड हुआ नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपका कुछ केस हुआ तो बहुत दिक्कत हो सकती है, आपका सिलेक्शन जा सकता है, ठीक है। ईमेल के रिगार्डिंग एक डाउट था कि ये जो ADPR IMC 1 लिखा हुआ है कि L लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखा है। जैसे कि क्या है कि यहाँ जर्नलिज्म में L जो है यहाँ के 1 के सिमिलर दिख रहा है, लेकिन ये ADPR IMC 1 है @gmail.com, बाकी ये IMC जर्नलिज्म ओडिया @gmail.com, ये इस तरीके से, ये L है, ये 1 है, ठीक है। ADPR में 1 लिखा हुआ है, तो सही ईमेल आईडी होनी चाहिए और वो सेंड हो जाना चाहिए। मेल में जाके चेक कर लेना कि वो सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो वापस से फिर से आप सही ईमेल आईडी लगा के, नेटवर्क इश्यू किसी तरह का नहीं हो जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करना है। अगर आपने इस प्रोसेस में कहीं कोई गलती की तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो फीस पे करनी है, सबसे पहला स्टेप आपका फीस पे करने का रहेगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपको पता चल गई, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं वो आपको सेंड करने हैं। 10th क्लास का एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी DO भी लिखी हुई होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है। जैसे जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारे 2 डॉक्यूमेंट्स है तो कौन सा सेंड करें, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जिसमें DO भी लिखी हो, बेसिक डिटेल लिखी हो। बेसिक डिटेल मतलब आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, कहाँ के आप रहने वाले, कौन से बोर्ड से पास हुआ, ये सब लिखा हुआ हो, जिस सर्टिफिकेट में 10th क्लास का होना चाहिए, वो आपको सेंड कर देना है। अच्छा, सेल्फ अटेस्टेड करना है, इसका मतलब ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप फोटोकॉपी निकालेंगे, वो भी एकदम साफ़ सुथरी,
ताकि उसको वापस वहाँ स्कैन करने पर कोई दिक्कत नहीं हो या प्रिंट करने में दिक्कत नहीं हो। साफ़ सुथरी एकदम होनी चाहिए और स्कैन किया हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक फ़ोटो खींची आपने, आसपास में चादर है और है, बिस्किट पड़े हैं, वो सब दिख रहे हैं और लगा दी हमने। इस तरीके से अगर आप खिचड़ी बना के भेजेंगे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो तरीके से काम होना चाहिए, स्कैन की हुई होनी चाहिए। स्कैन करने का मतलब आप समझते हैं, प्रिंटर में एक स्कैनर होता है, उसमें स्कैन किया हुआ होगा तभी वो एक तरीके से सही है। मोबाइल से अगर आप फ़ोटो लेके स्कैन कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन वो एकदम तरीके से होना चाहिए। आसपास में जो चादर आपके पड़ी है वो नहीं दिखे वो, ठीक है। तो बहुत से लोग जब पीडीएफ बनाते हैं तो उसमें पैर दिख रहे हैं, उसके हाथ दिख रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सही तरीके से जो है आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करना है। काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अपडेट करवा लीजिए। रूल के हिसाब से ओबीसी के सर्टिफिकेट की बात करें तो 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, और उसके साथ जो है डिजिटल हो तो अच्छा हो, सेंट्रल कैटेगरी का हो तो अच्छा हो। बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कुछ भी एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे भी आपका बना हुआ है वो आप सबमिट कर देते हो, एक्सेप्ट हो जाता है। कई बार इस तरह की दिक्कत लेकिन हुई है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जाति है, स्टेट में ओबीसी है लेकिन सेंटर में एससी एसटी है या जनरल है, तो स्टेट और ओबीसी में जब उसकी जाति का जो रिजर्वेशन है वो चेंज होता है तब दिक्कत होती है। नहीं तो मोस्टली जो केसेस है उसमें दिक्कत नहीं होती। ओबीसी में मोस्टली जो लोग हैं वो ओबीसी एनसीएल में ही आते हैं तो भी दिक्कत नहीं होती, सब कुछ चल जाता है। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग आपका जो सर्टिफिकेट है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। और 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन कुछ जगह पे 3 साल तक पुराना जो होता है वो मान्य होता है, ठीक है। कुछ लोगों के 5 साल पुराने में भी पड़े हैं, वो भी डिजिटल नहीं है, तो वह भी अपलोड करेंगे और वो एक्सेप्ट भी होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी को सर्वोत्तम मान के आगे भी काम चलाते रहें। जब आप आगे जाएंगे, आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, तब वो दिक्कत आपको पता चलेगी, अरे मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, मैं इस बार तो अप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए जिसके पास सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है वो अब अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। बाकी SC ST का एक बार बना हुआ है कभी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, आप सीधे अपलोड कर दीजिए और उसकी फ़ोटोकॉपी पे साइन करके सेल्फ अटेस्ट करके जो है आपको सबमिट करना है। सेल्फ अटेस्ट मतलब यही कि साइन करना है बस, ठीक है। बहुत सिंपल मामला है। तो इस तरीके से डिटेल आपको दी हुई है लिख कर कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, ये ईमेल आईडी है, ये फ़ीस है जो आपको सबमिट करनी है। बहुत सीधा सिंपल काम है। इसके रिगार्डिंग एक और डाउट है, वो ये है कि हमारी जो फाइनल ईयर की जो डिग्री है या मार्कशीट है वो हमारे पास नहीं है, तो क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं भेजना आपको, बस वही 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट वगैरह, फ़ीस वगैरह की जो डिटेल है आपको करके भेज देनी है, ठीक है। फ़ीस वगैरह की डिटेल में क्या भेजना होता है, जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है वो आईडी लिखी हुई होनी चाहिए, और किस दिन आपने पेमेंट किया है वो लिखा हुआ होना चाहिए। किसके थ्रू आया, मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी को बीच में आप ला रहे हैं तो उसका नाम होना चाहिए कि मैंने यहाँ से इस बैंक से इस नाम से आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं। साफ़ सुथरे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए कि ये यहाँ से पैसे आपके इस अकाउंट में आ गए हैं, ये ट्रांजैक्शन आईडी उसकी है, ये पेमेंट मैंने इस दिन किया था। बस इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो मार्कशीट वगैरह है वो आप 31 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर इसमें लिखा हुआ है कहीं, ठीक है। 31 अक्टूबर तक मतलब कम से कम आपके पास 40 दिन है, 40 दिन में आराम से करवा सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे इससे लेट हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आराम से बाद में भी जमा करवा सकते हो, लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने ज़रूरी है, नहीं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ये होगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर से पहले तक तो कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम तक तो, लेकिन अगर आपने मार्कशीट नहीं दी ना फर्स्ट सेमेस्टर तक, तो फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। और अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होती है फर्स्ट सेमेस्टर में तो भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। कुछ लोग डबल कोर्स के चक्कर में हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे ही एडमिशन ले लेंगे, बाद में अटेंडेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो ये मत सोचना। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। IMC में लगभग 20% लोग ऐसे होते हैं जो या तो अटेंडेंस की वजह से नहीं दे पाते एग्ज़ाम देते हैं तो किसी में बैक लग जाती है। 20% लोगों के साथ किसी न किसी तरह का सीन होता है, मतलब ठीक से उनका सेमेस्टर पास नहीं हो पाता, ठीक है। 80% लोग कर लेते हैं, लेकिन 20% लोग उसके बाद भी कुछ ना कुछ होता है कि अटेंडेंस नहीं होती है, असाइनमेंट पूरा नहीं किया होता है, बैक लग जाती है, पास नहीं होते हैं, इस तरीके से
उनका बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो अच्छे से अटेंडेंस बना के रखना, तरीके से काम करते रहना, डबल कोर्स के चक्कर में मत पड़ना भाई, ठीक है। तो बाकी ये डेट भी ध्यान में रखनी है, ये 24 सितंबर लिखा है लेकिन 23 सितंबर, मतलब 2 दिन आपके पास मान के चलो कि है, सही बात बताऊं तो, ठीक है। उससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए। अगर आपकी फ़ीस की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो जल्दी ही करके उसको सबमिट कर दीजिए, लेट के चक्कर में मत पड़िए। आजकल में ही जो है एडमिशन अपना इंश्योर करवा लीजिए जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना हो, ठीक है। तो ये तो था प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग कि क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसीड करना है। अब आपके डाउट्स हैं, मैं उस पर आ जाता हूँ। तो देखिए, ये बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने 1 घंटे का लेक्चर टेलीग्राम पर रिकॉर्ड किया है। बच्चों के जो भी डाउट्स हैं वो सारे एक के बाद सेशन में क्लियर किए हैं। उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आराम से वहाँ पे रिकॉर्डिंग सुन के देख सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती है। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली कैंपस कैसे मिलेगा। हमारा अमरावती में सिलेक्शन हो गया लेकिन हमें जो है दिल्ली कैंपस चाहिए, कैसे मिल सकता है। तो ये जो मैंने पूरा बताया प्रोसेस कैसे मिलता है, वो जो प्रोसेस है बताया। दूसरी बात है कि मान लीजिए आज मेरा ईजे में हो गया और ईजे में मैंने सिलेक्शन ले लिया और अब मेरा बाद में सेकेंड थर्ड लिस्ट में आरटीवी में होता है, तो क्या मैं वापस उस डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ? तो उसका भी मैंने जवाब दिया है और ये एक तरीके से रिक्वेस्ट होती है। इस तरह का कोई क्राइटेरिया उनका फिक्स नहीं है कि जा सकते हो, लेकिन कई बार जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो ऐसे अलाउ होता है कि वो जा सकता है। मेरे टाइम पर भी मेरे भी सामने मेरा एक दो साथी था एसजे का, वो एसजे से डीपीआर में गया था, जो रिमेनिंग फ़ीस थी वो पे कर दी और चला गया। लेकिन वो एक रिक्वेस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा इस तरीके से ये हो गया और हम यहाँ जाना चाहते हैं, फ़ीस हम देने के लिए आगे की तैयार है। तो वो रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आप जा सकते हो, अगर वो नहीं करते हैं तो नहीं जा सकते। ये उन पर है, आप पर नहीं है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरा कोट्टायम में हुआ है, मुझे कोट्टायम ही रहना है, मुझे दिल्ली कैंपस जाना ही नहीं है, लेकिन मैं अपग्रेड होकर दिल्ली कैंपस में पहुंच गया तो फिर आपके हाथ में नहीं है, आप फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो रिक्वेस्ट मानते हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधी सी बात ही है, ठीक है। फिर कुछ लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए मेरा ईजे में हो गया है, ठीक है, मुझे लगता है कि आरटीवी में भी मेरा हो सकता है, जो कि कट ऑफ मैंने दिखाई है उसके हिसाब से उनको लगता है। तो क्या हमें वेट करना चाहिए? बिल्कुल, उस कट ऑफ के हिसाब से आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि किसी के जो नंबर है 76 हैं, लेकिन आरटीवी की जनरल लिस्ट में नाम आया नहीं है और उसे लगता है कि आ सकता है, ठीक है। ईजे में तो उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आरटीवी में उसे जाना है, 76 नंबर है जनरल के अंदर, तो वो थोड़ी सी रिस्क ले सकता है कि हाँ चलो ईजे में सीट छोड़ देता हूँ मैं अपनी, आरटीवी में मेरा सेकंड थर्ड लिस्ट में नाम तो आएगा ही आएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनका डबल या ट्रिपल या 4 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो इस तरीके से सीटें तो खाली होगी, तो ये कट ऑफ थोड़ी सी गिरेगी भी और जो है आगे आपका नाम भी आएगा, ठीक है। तो ये सब डाउट मैंने डिटेल में टेलीग्राम के चैनल में जो लेक्चर दिया है उसमें बताए हैं। और यहाँ अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कट ऑफ की। तो देखिए कट ऑफ में ये सीन रहा है कि 70 से नीचे किसी भी डिपार्टमेंट की कट ऑफ नहीं है, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 70 से नीचे नहीं गई है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा है। और फर्स्ट में तो जो है एक तरीके से मनीराज नाम के जो एक लड़के हैं, ये 85 नंबर उन्हीं के आए हुए हैं, ठीक है। तो मनीराज जो हैं टॉपर रहे हैं आईएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के, उससे नंबर किसी के भी नहीं है। उससे ठीक नीचे भुवन निंगानिया मेरे हिसाब से है, ठीक है। उनसे कांटेक्ट मेरा नहीं हो पाया है, ठीक है। तो बाकी फर्स्ट ये है और कट ऑफ आपके सामने आप देख सकते हो। ये जनरल लास्ट है, जो लास्ट वाले हैं ना वो एक तरीके से कट ऑफ कंसीडर कीजिए। फर्स्ट तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं वो देख सकें। बाकी कट ऑफ अगर आपको काउंट करनी होगी तो जैसे जनरल में सबसे लास्ट है, यहाँ देखिए कि जनरल में जो लास्ट है, तो हम ये देखेंगे कि राजकुमार मीणा के नंबर कितने हैं। जो भी नंबर राजकुमार मीणा के होंगे जो सबसे लास्ट में है वही उसकी कट ऑफ होगी। मान लीजिए ये एसजे का है, एसजे में जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, तो उतनी गई है जितने राजकुमार मीणा के नंबर है, ठीक है। तो राजकुमार मीणा के हमारा नंबर हमारे पास नहीं है फिलहाल, हर्षित पाठक भी हमारे पास नहीं है, देवेश कुमार भी हमारे पास नहीं है, अनु प्रजापति भी हमारा कॉन्टेक्ट नहीं है, आयुष मिश्रा के जो नंबर हमारे मिल गए हैं हमारे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे जो एसजे की कट ऑफ है वो 72 लिख दी है। बाकी राजकुमार मीणा ही बता पाएंगे कि उसके कितने नंबर गए हैं, तब जाके हमें पता चलेगा कि जनरल की कट ऑफ एसजे में कितनी है, लेकिन 72 के आसपास है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि 70 से नीचे कट ऑफ जनरल के अंदर किसी की नहीं है।
और उसमें बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी भी नहीं, क्योंकि अकेले 70 पे बहुत से लोग मिलेंगे ना। अब जितने नंबर कम होते जाएंगे उतनी ही संख्या उस नंबर पर जो कैंडिडेट्स है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सारा सीन है। और ये कट ऑफ की बेसिस पर भी आप डिसाइड कर सकते हो कि अब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ये सब चीज़ें आप जो है डिसाइड कर लीजिए। टेलीग्राम के जो चैनल है मीडिया एग्जाम्स नाम से, उसमें ये सब कुछ अवेलेबल है, उसमें मैं अपडेट करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है बुरा है, तो इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है, आई बटन में उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उसे आप देख लीजिए। बाकी टेलीग्राम पर मैं जो सेशन लूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है 2-3 डिपार्टमेंट में, टेलीग्राम के ग्रुप से आप जुड़े रहिए। वहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी मेरी ओर से। तो वहाँ आप जो है जुड़े रहिए, आगे की जो सारी कहानी है वो आपको वहीं पता चल पाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।